Okay, is my PPT visible? Yes, your PPT is visible. All right, good afternoon, everyone. I am Samiksha Yadav, and on behalf of Team Juristellai, I welcome all of you to today's virtual conference on the topic IT Rules 2021. Let me take this opportunity to introduce you to our app, Juristellai. Juristellai is an ecosystem for law communities, and through our app, people can easily avail all sorts of legal services, and students can avail all sorts of resources that they require to acquire information. So go ahead and download our app so that you can access all our resources and services. With this, I'd now like to introduce to you our speaker for the day, Mr. Pranay Bhagat. Sir pursued his BBA LLB from Indore Institute of Law and is also the founder of Techno Legal Advisor. Techno Legal Advisor is a team of law professionals and enthusiasts, and they're engaged in diversified activities in the field of law with particular emphasis on cyber law, corporate law, and intellectual property rights. They provide various consultancy services to companies, startups, entrepreneurs, and freelancers. On behalf of Team Juristellai, I extend a very warm welcome to you. Sir, now I request you to kindly take over and commence today's conference. Thank you, Samiksha. Uh, Namaste. My name is Pranay Bhagat. So we will. One second. Namaste. My name is Pranay Bhagat, founder of Technolegal Advisor. Now we will talk about our topic. Samiksha, can you make me the host? I've done that, sir. Okay. Is my PPT visible? Yes, sir. Hmm. Once again, Namaste. My name is Advocate Pranay Bhagat, founder of Technolegal Advisor. हमारी टीम साइबर लॉ और आईपीआर से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है कंपनी, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांसर को। हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि आने वाली नई साइबर टेक्नोलॉजी से जुड़े लीगल चैलेंजेस को रिसर्च करना। हम साइबर स्पेस में हो रहे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से कैसे बचा जाए, उससे कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ हुई और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल इंडिया मिशन से सपोर्ट किया और सोशल मीडिया के यूजर्स बढ़ने लगे। पिछला एक साल जैसे हमारा पेंडेमिक में निकला है, तो सोशल मीडिया के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखने का। तो हमने वही लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, व्यू शेयर की, अपने इंफॉर्मेशन गैदर की। एक डाटा के अनुसार ये पता चला कि व्हाट्सएप के 53 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1.75 करोड़। इन फिगर्स को देखकर यह लगता है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट बन चुका है। इसके बिना तो हम लाइफ ही इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया को आजकल हम लाइफ के हर पार्ट में यूज कर रहे हैं। जैसे पहले कॉमन मैन सोचता था कि मैं मेरी प्रॉब्लम किससे कहूँ, कहाँ जाके कहूँ ताकि मुझे सॉल्यूशन मिल पाए। आजकल वो अपनी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पर डाल देता है और उसे ज्यादातर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लोग अपने साथ हुए इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट वॉइस भी रेज कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिशियंस अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए कैंपेन भी चला रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स अपनी बात बिलियंस लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। बिजनेसेस अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर्स के पास भी एक ऑप्शन है कि वो अपनी कंप्लेंट सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही सोशल मीडिया के साथ है। एक काफी अच्छा, पर उसमें कई खराब चीजें भी हैं, जैसे प्राइवेसी इश्यूज, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है और इंटरनेट फ्रॉड्स। हालांकि कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपग्रेड भी किया है,
लेकिन हम फिर भी कई केसेस देखते हैं प्राइवेसी ब्रीच के, डाटा लीकेज के। जैसे जैसे इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही उसके यूजेस बढ़ने लगे और उसके साथ लीगल इश्यूज भी आने लगे। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज काफी स्ट्रगल कर रही है कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट भी करना है और अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है। तो इन सारी चीजों को देखकर इंडिया ने अपना फर्स्ट साइबर लॉ, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पास किया और 2008 में इसे रिवाइज भी किया। और इसे सपोर्ट करने के लिए 2011 में इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस भी पास की, जो कि इसका नाम रखा गया आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स 2011। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेफ हार्बर एक सेक्शन 79 में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि इंटरमीडिएरीज को एक प्रोटेक्शन देता है। इस सेक्शन में यह है कि अगर कोई भी यूजर इनके पोर्टल पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड करता है तो उससे ये लीगली लाइबल होने से बच सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन तभी अवेल कर पाएंगे जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए ड्यू डिलिजेंस रूल्स को फॉलो करेंगे। इंटरमीडियरीज को कुछ और रिक्वायरमेंट भी बोली गई करने को, कि जैसे उन्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज बनानी है और उन्हें एक एग्रीमेंट पर यूजर्स का एक्सेप्टेंस भी लेनी है। जैसे आप सबको ध्यान होगा कि हम किसी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं तो हम आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, तो उसमें काफी सारी बातें लिखी होती है। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह लिखी होती है कि आप इस पोर्टल पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। और इंटरमीडियरीज को यह भी कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपके नॉलेज में आता है तो आपको उसे हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इंटरमीडियरीज को कहा कि एक्चुअल नॉलेज का मतलब यह भी है कि अगर किसी चीज के एक्सेस को हम रोकने की बोलें या किसी कंटेंट को हटाने का कहें तो आपको उसे हटाना होगा। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 एक लैंडमार्क केस था। उसमें यह हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A ने हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, को ब्रीच कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया कि सेक्शन 66A को हटा देते हैं। तो अब हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप की इमेजेस, वीडियो साइट पर काफी ज्यादा अपलोड होने लगी, लोगों के साथ मॉर्फिंग होने लगी। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, इसे रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस तो लाओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी राज्यसभा से एक एडहॉक कमेटी बनाई और उन्होंने काफी स्टडीज करने के बाद 2000 में इसके सर्वे सबमिट किया और उसमें रूल्स बनाए गए जिसका नाम था इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। 2021 गाइडलाइंस रूल्स में इनकी एक कंडीशन अपग्रेड कर दी गई। 2011 में ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इनके पोर्टल पर अपलोड होता है तो इनके नॉलेज में लाया जाएगा, अगर तो ही वो उसे हटा सकते हैं। लेकिन 2021 में उसे अपग्रेड करने के बाद ये कह दिया कि अगर आप उसे वॉलेंट्री बेसिस पे भी हटा देंगे तो आपका सेक्शन 79 की प्रोटेक्शन अफेक्ट नहीं होगी। इन्हें कुछ और रिक्वायरमेंट भी डाली गई। इन्हें कहा गया कि आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, जिसमें चीफ कंप्लायंट ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे और इन सब की डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होगी। और रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपनी वेबसाइट और इंटरफेस पर प्लेस करना होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का काम यह है कि अगर कोई भी आपके पोर्टल पर कंप्लेन आती है तो आपको उसे 24 आवर्स में एक्नॉलेज करना होगा, 15 डेज में उसे रिड्रेस करना होगा और यदि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड हो जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है तो आपको उसे 24 आवर में रिमूव करना होगा। लेकिन
अगर गवर्नमेंट एजेंसी किसी कंटेंट को एंटी नेशनल मानती है तो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्ट ओरिजिनेटर पे मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगा, ये एक व्हाट्सएप का बड़ा फैक्ट है जो कि अभी चल रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कोर्ट और गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी कंटेंट को अनलॉफुल मानती है किसी अदर लॉ के बेसिस पर, तो उस पर ऑर्डर देगी कि उसे हटाया जाए। फिर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के पास उस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए 24 आवर्स ही होंगे। ये तो बात हो गई सोशल मीडिया की। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के लिए भी इस गाइडलाइन में रूल्स लाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले इन पर कोई रूल्स नहीं लागू थे। अब नए रूल्स तो ले आए, अब इन पर कंप्लायंस करने के लिए इन्हें टाइम तो देना पड़ेगा। तो 25 Feb 2021 को नोटिफिकेशन इशू किया कि आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है कि आप नए रूल्स को कंप्लाई कर लें। अगर नहीं करेंगे तो आपको जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो कि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 में दिया है, वो हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी यूजर आपके पोर्टल पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड करता है तो आप भी उसमें लीगली लाइबल होंगे। तो ये बातें सुनकर काफी सारी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने रूल्स कंप्लाई कर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो रिक्वायरमेंट्स मांगी थी वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया ने उन्हें दे दी। Significant social media intermediaries like Koo, ShareChat, Telegram, LinkedIn, Google, Facebook, WhatsApp। यहाँ मैं आपका एक बात पे गौर चाहूंगा कि ट्विटर अभी भी फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचा है। उसने नए रूल्स कंप्लाई नहीं किए हैं। ट्विटर का कहना यह है कि नए रूल्स अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हैं, इनका मिसयूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और उसने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें क्लियरली इग्नोर किया गया है। तो गवर्नमेंट को इसे जल्द ही रेक्टिफाई करना होगा अपने एम्स को अचीव करने के लिए। अगर नहीं अचीव करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लीगल केसेस में उलझ सकते हैं। जब ट्विटर ने आखिरी डेट तक नए रूल्स कंप्लाई नहीं किए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को एक स्ट्रिक्ट नोटिस दिया। तो ट्विटर ने उस नोटिस के रिप्लाई में कहा कि मैंने मिनिस्ट्री को डिटेल्स दे दी है। डिटेल्स के नाम पर उसने क्या दिया, एक प्राइवेट लॉयर की इंफॉर्मेशन, और बोल दिया कि यही हमारा नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन है और ग्रीवेंस ऑफिसर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज का ग्रीवियंस ऑफिसर कंपनी का ही एम्प्लॉय होना चाहिए और इंडिया में ही रेसिडेंट होना चाहिए। और ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की डिटेल भी मिनिस्ट्री को नहीं दी है। अब हम बात करेंगे कुछ कंट्रोवर्सीज की जो कि सोशल मीडिया के साथ चल रही है। पहली ट्विटर की। तो ट्विटर के साथ ये चल रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को कहा कि आपको गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नए रूल्स को कंप्लाई करना ही होगा, क्योंकि आपने इन नए रूल्स पर स्टे नहीं लिया है। तो आपको 3 वीक्स का नोटिस पीरियड दिया जा रहा है कि आप इसमें अब नए रूल्स कंप्लाई कर लें। दूसरी कंट्रोवर्सी है व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस साल के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप ने हमें एक नोटिफिकेशन दिया था कि आपको हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा 8 फरवरी तक। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। और इसका डेट एक्सटेंड भी की गई थी 15 मई तक। और उसमें यह लिखा था कि आपका डाटा हम अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, और फेसबुक चाहे तो उसे एज अ प्रमोशन या किसी एसोसिएटेड थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकती है। तो ये देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप के अगेंस्ट केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें कहा कि व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से रुक जाना चाहिए तब तक जब तक हम पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स नहीं लाते हैं। तो
व्हाट्सएप ने उसके जवाब में कहा कि ठीक है, हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए यूजर को फोर्स नहीं करेंगे, वो करना चाहे तो करे, नहीं तो व्हाट्सएप छोड़कर चला जाए, और अगर नहीं जाता है तो हम उसके कुछ फीचर्स बंद कर देंगे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें कहा कि व्हाट्सएप अभी भी लोगों को प्रेशराइज कर रहा है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन भेज के कि आप इसे एक्सेप्ट करें। आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। थर्ड कंट्रोवर्सी यह है कि व्हाट्सएप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी नई डिजिटल रूल्स के लिए कोर्ट में लेके गया। व्हाट्सएप ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट में कि गवर्नमेंट हमें कह रहा है कि हम किसी भी मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करके उन्हें दें। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें हर चैट का फुटप्रिंट रखना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे काम करते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम हमारे यूजर्स की फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करेंगे। तो इसके जवाब में हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि किसी भी मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करना पर्सन की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करता है, और ये व्हाट्सएप की नॉर्मल फंक्शनिंग है जो कि वो अदर कंट्रीज में भी दे रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। इस पर भी कोर्ट का वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। नाउ टू कंक्लूड माय टॉपिक, एक लंबे अरसे से जो आईटी रूल्स में इम्प्रूवमेंट हम चाह रहे थे उसका काफी बड़ा पार्ट अब हो चुका है। नई गाइडलाइंस के बाद हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया अब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा। सोशल मीडिया पर जो एक बाढ़ आई हुई थी फेक न्यूज, स्टॉकिंग, हेट स्पीच की, उन पर अब कंट्रोल आएगा। ऑफेंसिव एक्टिविटीज को भी कंट्रोल किया जाएगा। यूजर्स भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करेंगे और कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से पहले उसे डबल चेक करेंगे। इन सारे डाटा को देखकर एक चीज ये समझ आती है कि सोशल मीडिया हमारे इंडियन यूजर्स कितना यूज करते हैं। तो अब जरूरत आन पड़ी है कि हम इंडियन अल्टरनेटिव लाएं और उसे सपोर्ट करें। थैंक यू। Thank you so much, sir. If you can stop sharing the screen, we can go ahead with the questions. Okay. Thank you so much, sir. That was a wonderful discussion that you had, and a very good informative PPT that you presented to all of us. And I bet everyone enjoyed the conference a lot. So if anyone has questions, either type it down in the chat box or you can unmute your mics and ask sir. I think he'll be happy to answer your questions. Hi, sir. Hi. This is Sumashri, and I have a question about this key. If government has any provisions that can ban a company who don't follow these rules? Yes, there is a provision. We have seen in past year that China app has also been banned. In Kashmir, there was an strike or curfew. Then also they have banned the internet. So there is a provision of banning the app. But इस सिचुएशन में हम ये समझ रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट इन एप्स को बैन नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा वो करेगी कि उन पर जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का प्रोविजन दिया है उसे हटा दे। अगर फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेंगी तो गवर्नमेंट वो स्टेप्स लेगी। Yes, sir. Thank you. Are there any more questions? Hi, sir. Hi. Sir, Rashi Khali here. Yes. And sir, my question is IT Act 2000 का जो सेक्शन 66A अब हट गया है,
तो सोशल मीडिया पर जो ऑफेंसिव एक्टिविटीज होंगी उन्हें उन्हें कैसे डील किया जाएगा? नाइस क्वेश्चन। सेक्शन 66A जो हट गया है, उसके बाद जुडिशरी अब आईपीसी के सेक्शन जैसे सेक्शन 292, 354C, 354D, 507, 509 ये सेक्शंस है, और आईटी एक्ट में भी कुछ सेक्शंस है, 66E, 67, 67A, 67B, इन सब से डील करती है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Are there any more questions? You can also type it in the chat box if you want sir to answer something. So Yes. here's one question. So what is the significant social media intermediary? Yeah. Social media significant intermediaries is that if any portal that has 50 lakhs plus users, they will count under significant social media intermediaries. Below 50 lakhs, they will count only social media intermediaries. All right. Are there any more questions? Okay. Thank you so much, sir, for your time. And I'm sure everyone gained some knowledge today and enjoyed today's conference. We look forward to having you with us again in the future. Thank you so much for coming. And all of the audience, please stay tuned with us and follow us on all social media platforms so that we can have many more conferences and you can stay updated with it. Also, go ahead and download our app to avail all our resources and services. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you so much, Samiksha and Thank you. Julie, Thank for you. inviting me. All right.